मैं जो मेरे पास इत्तलात हैं मैं उस पर आपको आगाह कर दूं। अफसोसनाक वाक़या है और नहीं होना चाहिए था। हमारी सारी हमदर्दी रमज़ान गांची साहब के साथ, अल्लाह उनको सेहत दे। उनका ऑपरेशन हो चुका है और बेहतर पोजीशन में है वो, लेकिन इस वाक़े के बाद जो तासुर पीटीआई के बाद दोस्तों ने मीडिया के ज़रिए देने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो इंतहाई नामुनासिब और गलत है। एक वाक़या हुआ, गलत हुआ, कानूनी तौर पे जुर्म है और जिस तरह की एफआईआर कही गई वो एफआईआर दर्ज हुई। 3 लोग नॉमिनेट किए गए, उसमें से 2 लोग गिरफ़्तार हो गए और तीसरा भी गिरफ़्तार हो जाएगा। उसके बाद तहकीकात होंगी, ये तहकीकात में जाएं, पुलिस उनके साथ बिल्कुल जो जायज़ इनका केस बनता है उस पर तहकीकात करेगी और कानून के मुताबिक जो ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलेगी। अब इसमें मैं नहीं समझता कि चीफ़ मिनिस्टर का, सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का किरदार कहाँ से बीच में आ जाता है। और जो आपने सवाल पूछा कि पानी के मसले पे एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, देखें अब वो लोग कहेंगे कि इसने सारे इस मसले को डाइवर्ट कर दिया। एक तरीक़ेकार है हर चीज़ के करने का। मैं 10 बरस तक यूसी का नाज़िम रहा, 5.25 साल में सेनेट में रहा। मुझे कोई 2 बरस के करीब होने लगे कि मैं 1.25 साल 1.5 साल कह लें कि मैं सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, वज़ीर रहा। मैंने इस तमाम अरसे में तकरीबन 19 बरस का ये अरसा बनता है, मैंने आज तक किसी को पानी के कनेक्शन की इजाज़त नहीं दी। आज मैं बल्दियात का मिनिस्टर हूँ, वाटर बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं किसी को पानी का कनेक्शन करने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये इख्तियार मेरा नहीं है। ये कनेक्शन करने की बुनियाद पे एक झगड़ा खड़ा हुआ। कोई ये कनेक्शन वहाँ हो रहा था जिसकी इजाज़त नहीं थी। ये जो अली सुमरो हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिन्होंने गोली मारी है, शायद जो मफरूर हैं अभी, उन्होंने वाटर बोर्ड के जो सुपरवाइज़र हैं शायद किसी को वह मुत्तला किया कि जिस तरह कोई कनेक्शन हो रहा है, और उस एहलकार ने जाके उसको बताया कि ये कनेक्शन आप ना करें, ये इस तरह नहीं हो सकता, तो वो काम बंद हुआ। उसके बाद ये काम दोबारा आकर शुरू हो गया और कहा यह गया कि हमें MPA साहब ने इजाज़त दी है। अब ख़राबी जहाँ से पैदा होती है हमें उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि वाक़या हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने का भी कुछ कोशिश करनी है, सबक भी सीखना चाहिए कि क्यों हुआ है, उसके असबाब तलाश करने चाहिए। तो मैं यहाँ समझता हूँ, मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसका जो इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल करे। किसी MNA को, किसी MPA को, किसी वज़ीर को, किसी UC चेयरमैन को, किसी UC वाइस चेयरमैन को ये इख्तियार नहीं है कि वो पानी का कनेक्शन लगाने की किसी को इजाज़त दे सके। ये जो हम अपने लेटरहेड पे लिख के देते हैं ना कि फ़लाँ साहब आपको इजाज़त जाके कनेक्शन कर लो, ये गलत तरीका है और ये बहुत हो रहा है शहर में। मेरे पास लातादाद शिकायतें हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं कि बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर लें। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ जिससे लोग ये कहें कि जी ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, लेकिन इस किस्म की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और उन शिकायत का हमें इजाला करना चाहिए और उससे इज्तनाब करना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात से हम बच सकें। कराची में पानी की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? वजह तनाज़ा तो बहरहाल पानी ही था। पानी पर कब तक हम इंतज़ार करेंगे? शहरी कहीं 18 दिन का वक्फा है, कहीं 8 दिन का वक्फा है, मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं हो पाती? देखिए, इसकी मैं वजाहत कई मरतबा कर चुका हूँ और असम्बली में भी की है, आपके सामने भी की है कि कोशिश हम करते हैं कि मुनसिफाना तकसीम हो जाए, लेकिन एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर पानी 1 नंबर से शुरू होता है और कोई आबादी 10 नंबर तक है, तो जब तक वो 10 नंबर तक पहुँचेगा पानी की मिकदार कम हो जाती है। और इस वक्त प्रॉब्लम यही है। ऐसा नहीं कि कराची शहर में किसी को पानी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। इस वक्त कराची में पानी से जो लोग मुतासिर हैं उनमें अक्सरियत तो उन लोगों की है, उन इलाकों, उन आबादियों की है जिनको पानी हब डैम से मिलता था, वो पूरा इलाका मुतासिर है। और उसके अलावा अगर कुछ इलाके मुतासिर हैं तो वो टेल वाले इलाके हैं जो किसी भी आबादी के आखिर में आते हैं, जहाँ पानी की लाइन आखिर में पहुँचती है, वो लोग मुतासिर हैं। लेकिन आज तो सुबह से ये जो ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का और वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन जो हैं वो बंद हो गए।
अब अल्लाह खैर करे, पता नहीं कितनी देर में ये बिजली रिस्टोर होती है और कितनी देर तक ये पानी जो है वो मुनक़ता रहता है। तो आज तो एक आध दिन 2 दिन तक तो ये और एक क्राइसिस हमारे लिए पैदा होगा, लेकिन बहरहाल अब क्या करें, बिजली का सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमारतें गिराने का हुक्म दिया है। 500 के करीब कराची की इमारतें उनको हटाने का हुक्म दिया। क्या कहेंगे उस पर और कार्रवाई कब शुरू कर रहे हैं? देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि 500 की फिगर वैसे कही गई है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये तादाद शायद 500 से कहीं ज़्यादा होगी। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या किसी भी अदालत के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद कराने के हम पाबंद हैं, और हमें वो फ़ैसले अच्छे लगें अच्छे ना लगें, हमें वो फ़ैसले तस्लीम करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो 2 मुख्तलिफ़ दिनों में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसमें जिस किस्म के अहकाम जारी किए गए हैं और जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ ये करना चाहता हूँ कि कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है लोगों के समझने के लिए कि ये जो कमर्शलाइजेशन हुई है, एक तो वो होती है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको तो एक तरफ करें, वो तो ज़ाहिर गलत होती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन अगर किसी प्लॉट को कमर्शियल करवाया गया है उस वक्त के मुरवजा कानून के तहत और उसकी जितनी सरकारी फ़ीस होती है वो अदा की गई और उसके बाद वहाँ इमारत तामीर हुई और वहाँ जो तामीरात हुई वो मुख्तलिफ़ लोगों को बेच दी गई और अब वहाँ हज़ारों ख़ानदान आबाद हैं, तो आज 10 साल 15 साल बाद ये कहना कि जी वो कानून गलत था और उसके नतीजे में जितनी कमर्शलाइजेशन हुई थी वो सारी गलत थी, ये तो हो सकता है कि हम वो कानून आज ख़त्म कर दें और आइंदा ना होने दें। लेकिन अगर हम ये कहेंगे जब से ये शुरू हुआ है उस वक्त से जितनी ज़मीनें कमर्शियल हुई हैं वो सारी गलत थी, उनकी जो कमर्शलाइजेशन है वो हम ख़त्म करते हैं, उसका जो ओरिजिनल स्टेटस है वो रिस्टोर करते हैं और उन प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे कहा कि अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो जो एक कानून के तहत कमर्शियल हुए और फिर वहाँ पे फ्लैट्स बन गए, तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं गुजारिश करूँ, देखें, मैं जज साहब की जो नीयत है उस पर बिल्कुल शुबा नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश, उनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं, सामने आना चाहिए। कराची में बहुत सारा बिगाड़ हुआ है, ख़राबियाँ हुई हैं, उसको ठीक होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी ये चाहते हैं, जज साहब भी ये चाहते हैं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन अगर इतने सारे मसाइल में अब वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है और आम लोगों ने, बेचारों ने वो घर ले लिए हैं, वो रह रहे हैं उनके अंदर, तो हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कराची शहर के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले। अभी पिछले कुछ महीनों से इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो थी, दुकानें तोड़ी गई, बाज़ार तोड़े गए, लोगों का कारोबार मुतासर हुआ, और मैं हर बार आकर ये कहता हूँ कि जी हम इन लोगों को कंपनसेट करेंगे, इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, जो हम नहीं कर सके अभी तक, हम उनको करना चाहते हैं। उसके रास्ते में बहुत सारे मसाइल हैं। हमने वो जो ज़मीन उनको अलॉट करनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनके अलॉटमेंट करना, जो अलॉटमेंट पर पाबंदी है हमें सुप्रीम कोर्ट से उसकी भी इजाज़त देनी पड़ेगी। हम अभी तक उस काम में उलझे हुए हैं और वो लोग हज़ारों की तादाद में हैं। अगर उनके साथ साथ हमारे ऊपर ये लाखों और लोग इस तरह के आ जाएं जिनको फिर हुकूमत का ये, अदालत का ये फैसला भी हो कि हुकूमत उनको कंपनसेट भी करे, तो सिर्फ अदालत के फैसले की वजह से हम कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए वसाइल भी चाहिए और इस वक्त इतने वसाइल दस्तयाब नहीं हैं। इस वक्त तो जो सिंध हुकूमत का बजट है उस बजट के मुताबिक जो पैसा हमें मिलना चाहिए वफाक से वो नहीं मिल रहा हमें। हम अपने बजट पर अमल दरामद करने से कासिर हैं और अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आउट ऑफ बजट हों और जिनके एक तो माली जो उसके जो इम्पेक्ट होगा वो अपनी जगह है और उसका एक ह्यूमन इम्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फ़ैसलों पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल काम है। ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिन में हम ये कर दें या 2 महीने में हम ये कर दें। अगर कराची शहर की कुछ शक्ल बदलनी है, कुछ चीज़ें ठीक करनी है, कुछ माजी के फ़ैसले को अंडू करना है,
तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा वक्त मिलना चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, हम उस पर बैठ के एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उसमें 5 साल लग सकते हैं, उसमें 10 साल लग सकते हैं, और ये काम ऐसे होगा कि पहले जो दुकानों के मुतासरीन हैं हम किसी तरह उनको सेट कर दें, उनको मुतमईन कर दें, उसके बाद कम और जो लोग हैं उनको अगर हटाना हो तो उनको हटाएं, फिर उनको कहीं अकोमोडेट करें। अगर एक साथ हम चंद महीने के अंदर लाखों लोगों को सड़कों पे ले आएँ और फिर हमारे ऊपर ये प्रेशर होगी जो हम इनको किसी तरह से कंपनसेट करें, रिहेबिलिटेट करें, ये नामुमकिन है। और मुझसे अगर राय ली जाएगी काबीना में भी, मेरी पार्टी में भी, असम्बली में भी, तो मैं ये कहूँगा जी मैं ये काम करने से कासिर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और ना मैं ये किसी को कह सकता हूँ कि ये काम करो। अगर मुझ पर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। कानून की वॉयलेशन हुई, 400 फीट चौड़ी रोड के ऊपर 600 से लेकर 1000 गज तक के प्लॉट्स को कमर्शियल करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 100 और 120 फीट की सड़कों पर भी जगह जगह बाजार खोल दिए गए। मंजूर खादिर काका जो कि SBCA के चीफ थे, उनके दौर में 2005 से लेकर 2010 तक ये सारे मामला हुए। हो सकता है शायद मैं साल कुछ गलत बता रहा हूँ आपको, लेकिन मंजूर खादिर काका के टेन्योर में ऐसा सब कुछ हुआ। जो इफ्तिखार खान खानी जो कि इस वक्त मौजूदा चीफ हैं, उन्होंने यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिस पर जस्टिस गुलजार ने ये सारे रिमार्क्स दिए हैं कि जो कानून की जो बनाया गया कानून था उसकी वायलेशन जहां पर हुई है, उन इमारतों को आपको गिराना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको हथियार देखें, मैं अर्ज करूँ आपसे, ये सिलसिला अभी से नहीं है, ये खराबी का आगाज़ 2001 से हुआ, जब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया और उसके ज़रिए ये मास्टर प्लान का जो महकमा था उसको डिवॉल्व करके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में दे दिया गया। उसके बाद 2003 में ये पॉलिसी बनी, उस 2003 की पॉलिसी को काउंसिल ने अप्रूव किया, उस पॉलिसी को अदालत में चैलेंज किया गया, अदालतों ने उस पॉलिसी को तस्लीम किया, और कई चीज़ें, कई प्लॉट्स तो ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट कमर्शियल नहीं कर रहा था तो अदालत ने कहा कि ये कमर्शियल करो। ये इतना आसान नहीं है। देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आज मौजूद अदालत ये कहती है कि जी वो गलत हुआ तोड़ दो, अगर अदालतों के फैसलों की बिना पर ही कुछ प्लॉट जो है वो कमर्शियल हुए हैं तो उसमें आप क्या कह सकते हैं। अगर उस वक्त के फैसले को ना माना जाता और ना किया जाता तब भी इदारे हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट आती। एक बिल्डिंग जो बड़ी मशहूर बिल्डिंग है कि ये कयूमाबाद के से पहले कुरंगी रोड के पास, वो अदालत के फैसले पे बनी हुई है। ये जिस पार्क का तस्करा किया मौजूद जज साहब ने, वो कहते हैं बहाल करो, हम कोशिश करेंगे बहाल हो जाए, लेकिन जब उस पार्क का ऐलान किया गया, उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने किया, जब उस पर काम शुरू हुआ तो वो ज़मीन जिन लोगों को अलॉट हुई थी वो अदालत में चले गए कि जी हम अलॉटी हैं और यहाँ पार्क कैसे बन सकता है। हाई कोर्ट ने उनकी अलॉटमेंट को दुरुस्त कहा, KD अपील में गया, KDA की अपील मुस्तरद हुई, अपील में कहा गया कि नहीं अलॉटमेंट इनकी ठीक है। KDA सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी अलॉटमेंट ठीक है, और KDA की जो सुप्रीम कोर्ट की अपील थी वो भी मुस्तरद हो गई। अब एक फैसला अगर आप कहें ना कि जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अदारों ने कुछ नहीं किया, तो KDA तो अपना केस लड़ रहा था उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर उन लोगों की अलॉटमेंट दुरुस्त करार दी गई। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहे कि जी वो अलॉटमेंट गलत है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहले वो जो फैसले हैं उनको अंडू करना चाहिए। मुझे नहीं पता कानूनी तौर पर उसका क्या रास्ता है, लेकिन ये जो तासुर एक बिल्कुल मीडिया के जरिए आता है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की वजह से सारा कुछ ये हुआ है, तो 2001 से लेकर 2011 तक ये जो मास्टर प्लान का महकमा है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास रहा है। उसके बाद जब वो कानून हमने ख़त्म किया तो ये फिर KDA के पास गया दोबारा, और फिर ये बिल्डिंग कंट्रोल के पास आ गया। तो ये इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और बहुत सारा काम हम मौजूद अदालतों के कहने पर भी हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा बहुत गलत भी हुआ होगा, जो आपने कहा मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। एक तो ये है कि KBCA से या SBCA से लोगों ने गलत परमिशंस ले ली होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हज़ारों इमारतें ऐसी हैं जो बगैर किसी परमिशन के तामीर हुई हैं। ये जो TP2 का कहा गया है, मैं तो उस वक्त अपोजिशन में था, मेरी UC थी, मैं चीखता रहा, मैंने हर जगह ख़त लिखे। अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर जो आजकल बड़े मोतबर माने जाते हैं वो सब ड्यूटियों पे थे, मैंने उनको बताया कि हो रहा है। उन अच्छे ऑफिसर्स ने भी कुछ नहीं किया, किसी इदारे ने भी कुछ नहीं किया। मैं चीखता रहा, जब कब्जा हो गया अब वो हमें कहा जाए कि जिसको उठा लो। तो भाई पहले तो उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये किया है, पहले उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग उन घरों में रह रहे हैं उनका कसूर इतना नहीं है, वो सेकेंडरी बातें हैं।
पहले मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने सारा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ जो भी नैब में देते हैं, FIA में देते हैं, एंटी करप्शन में देते हैं, वो सारा काम करें। उसके बाद जाकर के ये बेचारे जो घर वर तोड़ने की बात है उस तरफ जाएं। और मैं कहता हूँ ये हो सकता है हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें 8-10 साल 15 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये चंद दिनों में नहीं हो सकता। मुझे इल्म नहीं है, मैं उसको चेक कर रहता हूँ। वैसे SIUT की हाँ हमने मैं इसको देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नज़ारत और उस तरफ पानी की वो ये भी नया भर के आए यार चल रहा है उसका सवाल करने दे भाई, उसको भी करने दे। जी बोले जी सुमरा साहब मिनी बजट को अभी तो आपने मुकम्मल पढ़ लिया होगा, ये मिनी बजट क्या है, ये इस पे कुछ राय देंगे? मैंने आपसे यहीं पे बात करते हुए एक मरतबा कहा था, ये हुकूमत अलीमा खान बचाओ मुहिम पे जा रही है, चल रही है। मकसद एक ही रह गया हुकूमत का, अलीमा खान बचाओ मुहिम। और ये जो मिनी बजट है ये बाकी सारा टोपी ड्रामा है। जो मैंने कहा था टोपी ड्रामा है। अलीमा खान साहिबा को बचाने के लिए एक मिनी बजट आया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि जिन जिन लोगों की जायदादें बाहर थीं और उन जो खुफिया बेनामी जायदादें थीं, अगर उन जायदादों को बचाने के लिए उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली है तो कोई FIA कोई FBR उनसे पूछगछ नहीं करेगा। अगर अलीमा खान साहिबा उसमें नहीं होती तो ये मिनी बजट नहीं आता, ये FBR और FIA के ऊपर पाबंदी ना लगती और वो सबसे पूछगछ कर सकते थे। लेकिन अलीमा खान की वजह से शायद जिन जिन लोगों ने बाहर अपनी प्रॉपर्टियां रखी हुई थी और उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए उसको डिक्लेयर किया है, तो अब उनकी सबकी जान बच जाएगी। हुकूमत का एक ही मकसद है, अलीमा खान बचाओ। थैंक यू।